चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी क्वेश्चंस पारिस्थितिकी तंत्र पर हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हैं और ये भी एक टॉपिक है आपके एग्जाम्स का। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी एक अवधारणा की परिभाषा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास करना ये किस अवधारणा के अंतर्गत आएगा। आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास, मानव विकास। 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास बात करता है पर्यावरण को न्यूनतम क्षति पहुंचाए हुए मानव का विकास करना। ठीक है, संपोषण विकास, जहाँ पर वन भी सुरक्षित रहें और मनुष्यों का भी विकास हो, उनके लिए भी जो है अनुकूल परिस्थितियाँ बनी रहें। जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के वो सभी सही होने चाहिए, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूँ मास्टर वीडियो में। सुपोषण के संदर्भ में विचार करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हुआ है बार बार। कथन 1, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। कथन 2, यह जलीय जीवन के लिए अच्छा है क्योंकि यह जल में पोषण का स्तर बढ़ाता है। दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ना तो एक सही है ना तो केवल एक सही है। इस तरह के कूट आपको देखने को मिल सकता है। ये कठिन श्रेणी में आने वाले प्रश्न हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुपोषण मैंने आपको मास्टर वीडियो में बताया था कि झीलों में कई बार ऊपरी सतह पर नीले और हरे रंग की काई जम जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गाई जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। इसी घटना को सुपोषण कहा जाता है कि झील में सुपोषण की घटना घटित हो गई है। इसका मतलब ये है कि झील में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन उपलब्ध होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है जीवों के द्वारा। एरोबिक जो जीव होते हैं उनके द्वारा जो है ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है जब ये जैविक मल घुलनशील हो जाता है झील के अंदर। इससे होता ये है कि जलीय जीवन के अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है जो अन्य जीवों को चाहिए होती है, जैसे मछली, मेंढक या अन्य प्राणी जो भी हैं, तो उनके जीवन पर खतरा मंडराता है। तो यहाँ पे कथन 1 तो सही है कि यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स जो है अत्यधिक न्यूट्रिएंट रिचमेंट जब बढ़ जाती है जल के, तो वो सुपोषण की घटना कहलाती है। और इसके वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो इंक्रीज़ कर जाती है बहुत ज़्यादा। और इसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो जल के जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसलिए सुपोषण की घटना किसी भी तरह से झील के जीवन के लिए हानिकारक है, घातक है। तो कथन 2 गलत है, यहाँ पे केवल और केवल कथन 1 सही है। सुपोषण विस्तार से बताया है मैंने मास्टर वीडियो में। अभी भी वक्त है, जिन लोगों ने नहीं देखा पर्यावरण के जितने भी वीडियोस हैं एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे सीधे सीधे वहाँ से पूछे जाएंगे। स्पेशल नोट्स आप सभी लोगों के लिए मैंने तैयार किया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 50,000 से अधिक लोगों ने जो है देखा है और एक वीडियो पे तो लगभग 90,000 से अधिक व्यू हैं। तो वीडियोस को ज़रूर देखिए, MCQ फॉर्मेट में भी हैं, विस्तार के रूप में भी समझाया हुआ है। चलिए, एक बार प्रश्न इस तरह से पूछा गया है आरओ में, सुपोषण मुख्यतः होता है नाइट्रोजन मल से, फॉस्फेट से, कार्बन से, जस्ता कार्बाइड से या नाइट्रोजन और फॉस्फेट से। तो आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर ऑप्शन जब दे तो नंबर 1 पे आपको क्लिक करना है फॉस्फेट्स पे। अगर नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स दोनों ही दे दे एक ऑप्शन में तो आपको क्लिक करना है नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स पे। ठीक है, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है। सुपोषण की घटना के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दे के कई बार डायरेक्ट दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है, हिंदी में सुपोषण कहा जाता है। सुपोषण के से समझ में आ जाना चाहिए झीलों में ऊपरी सतह पर काई का फैलना, जिससे कि जल के जीवन पे संकट उभर जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना है आपको, ये एक जैविक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया। ठीक है,
स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है ये भी प्रश्न। तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट्स की इनरिचमेंट के कारण सुपोषण की घटना घटित होती है। इंग्लिश में इसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा हाई होगी सुपोषण के केस में। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के विषय में सही नहीं है? 3 बार पूछा गया प्रश्न है ये। पहला स्टेटमेंट, यह अजैविक और जैविक दोनों संघटकों के युक्त होता है। जी हाँ, सही बात है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह भी कथन सही है। यह एक बंद तंत्र होता है। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? यह एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद तंत्र। बाकी 3 कथन बिल्कुल सही हैं। स्टेटमेंट के रूप में है ये क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत स्रोत क्या है? एटीपी, एडीपी, कार्बन, सनलाइट। सही जवाब क्या होगा? सूर्य प्रकाश, सनलाइट। ऑप्शन डी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जरा हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध सभी जीवों में क्या कॉमन है? कार्बन तत्व, O2 तत्व, CO2, N2। पौधों के लिए अनिवार्य है CO2, आम इंसानों के लिए और जीव एंड मैमल्स के लिए, जो जानवर हैं उनके लिए अनिवार्य है O2। जलीय जीवन में भी O2 अनिवार्य तत्व है। जो फसलें हैं, पौधे हैं, उनमें भी N2 अनिवार्य तत्व है। लेकिन सभी जीवों में, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर हो, इंसान हो, जो सांस लेता है, उन सभी में अनिवार्य होगा कार्बन। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सभी जीवों में कॉमन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था 1973 में? पारिस्थितिक तंत्र का शब्द दिया है एजी टांसले ने। 1973 में दिया है अर्निस्ट नेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का परिभाषा। तो एजी टांसले सुमेल होगा पारिस्थितिक तंत्र से, और अर्निस्ट नेस आपका सुमेल होगा गहन पारिस्थितिकी से, डीप इकोलॉजी से। ठीक है, चलिए, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल, जैव मंडल। सही जवाब क्या होगा? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैं बता चुका हूँ, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा धान का खेत, एक्वावेरियम और ऐसे झील जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के 2-3 एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, पूछ लेता है एग्जाम में। जीवोम क्या है? इसके ऊपर विस्तार से मैं मास्टर वीडियो में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिएगा। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है, प्राप्त है? चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील, वुलर झील। कूट आपके सामने है दूसरी तरफ। रामसर आर्द्र भूमि, करंट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन 10 साइट्स को रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है? माफ़ कीजिएगा, 10 है कि 8 है, फिक्स कर लीजिएगा एक बार। मैंने बताया हुआ है, उसके ऊपर मैं अगले वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, पर्यावरण के वीडियो में जो बनाऊंगा। तो हाल ही में करंट का क्वेश्चन है और बन सकता है एग्ज़ाम के रूप में। उत्तर प्रदेश के हाल ही में कुछ साइट्स को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। आपके एग्ज़ाम में, आगामी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव झील और वुलर झील सभी को रामसर आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है।
पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमियाँ किस रूप में उपयोगी हैं? प्रश्न पूछा गया है ये। कथन 1, पोषक पुनर्प्राप्ति चक्रण हेतु। कथन 2, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। ये भी बिल्कुल सही है। तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो आपको समझ में आ गया होगा रामसर आर्द्र भूमि के संदर्भ में ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं इनकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, चलिए 35 से अधिक रामसर साइट्स हैं भारत में और कोई भी 4 दे करके सुमेल करवा सकता है उनकी अवस्थिति को लेकर के कि ये झील का रामसर स्थल कहाँ है। तो वो सभी मैंने बता चुका हूँ, मास्टर वीडियोस में देख लीजिएगा। भारत के पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? देखिए इस तरीके से पूछा गया है, यूपी पीसीएस का प्रश्न है। दक्षिण पश्चिमी घाट आर्द्र वन, तराई द्वार चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं यहाँ पे, कच्छ का रण घास के प्रदेश, पूर्वी दक्कन पठार आर्द्र वन। इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। यहाँ पे डी सुमेल नहीं है। जो पूर्वी दक्कन पठार है वो आर्द्र वन की श्रेणी में नहीं आता है, वो शुष्क वन की श्रेणी में आता है, शुष्क वन। ठीक है, बाकी 3 कथन यहाँ पे सही हैं जो 3 सुमेल दिया हुआ है। पारी तंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन देख लीजिए जरा ध्यान से। पारिस्थितिकीय उत्पादकता की बात हो रही है, सही सुमेल करना है आपको, आंसर बताना है कि सही एक्यूरेसी के साथ कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। पारिस्थितिकीय उत्पादकता की बात हो रही है। चलिए, एक भी क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट के माध्यम से मैंने क्लियर करा दिया है। एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों ही तत्व इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। ए और आर सही है, व्याख्या नहीं करता है। इस तरह के आपको ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल सकता है कथन के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। कथन ए भी सही है और जो कारण बताया गया है वो भी पूर्णतः व्याख्या करता है। बायोम पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है जिसमें कि जैव और अजैव दोनों ही सम्मिलित किए जाते हैं। कितने तरह के बायोम होते हैं इन सभी को मास्टर वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मरुस्थल सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन बी, अजैवीय अवयव जीवाणु। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र। वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप किस तरीके से इसे बेहतर तरीके से सुमेल कर पाते हैं। आधी अधूरी बात कही गई है लेकिन ये प्रश्न जो है पूछा गया है यूपी पीसीएस में। मरुस्थल क्या सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है, समुद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाता है। अजैवीय अवयव अ लग गया है, यानी कि जैवीय क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो जीव हैं, जो प्राणी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जीवाणु वो एक तरह से उनके अंदर भी जीवन है, तो ये अजैवीय अवयव नहीं होंगे। विषाणु भी जो है वो जैवीय अवयव होते हैं, जीवाणु भी जैवीय अवयव होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एस्बेस्टोस आ जाता, वो अजैवीय अवयव होता। ऐसी चीज़ें जो सांस नहीं ले सकती, मृत हैं, या फिर जैसे स्टोन है, पत्थर है, ये सभी जो है अजैव हैं। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो अजैवीय अवयव है ये जीवाणु नहीं होंगे, ये सही सुमेल नहीं है। हरे पौधे, हरे पौधों से मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र बनता है, तो यहाँ पे ये सही है, ऑप्शन सी। वर्षा, क्या वर्षा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है? बिल्कुल भी नहीं। वर्षा के लिए वनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वर्षा के लिए पेड़ पौधे वनों का होना अनिवार्य है।
तो ग्लोबल वार्मिंग वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। ध्यान रखना है आपको, ग्लोबल वार्मिंग जो है पृथ्वी के ऊष्मन से संबंधित है, पृथ्वी को गर्म करने से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। कंसेप्ट को समझ करके आंसर करिएगा, पेपर बहुत इजी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2015 में यूपीपीसीएस का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पारिस्थितिक तंत्र पर एक प्रश्न ये बना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिक तंत्र की आयु, पोषण स्तर की कम संख्या। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, पोषण स्तर की कम संख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? दूसरे शब्दों में घुमा दिया जाए तो प्रश्न इस रूप से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी रहेगा या स्थायी है? दोनों का ही जवाब क्या होगा? समुद्र। ध्यान रखना है आपको, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा फैला हुआ है, और पारिस्थितिकीय उत्पादकता सर्वाधिक किसकी है। जब पारिस्थितिकीय उत्पादकता पे प्रश्न आएगा तो नंबर 1 पे हो जाएगा वर्षावन, मैंग्रोव्स, वहाँ पर अंतिम रूप में आएगा महासागर। लेकिन जब पारिस्थितिकीय तंत्र की स्थायीता के ऊपर प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो आंसर नंबर 1 पे हो जाएगा समुद्र। ठीक है, दोनों प्रश्नों पर ध्यान रखना है कि प्रश्न किस तरीके से पूछ रहा है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, आंसर होगा समुद्र। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आंसर होगा समुद्र। लेकिन जब उत्पादकता की बात होगी, पारिस्थितिक उत्पादकता, तो नंबर 1 पे हो जाएगा वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमध्य रेखीय वर्षावन, विषुवत रेखीय वर्षावन। अलग अलग नामों से जो है प्रश्न में जो है दिया जाता है कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। तो ये सभी एक ही नाम है, या तो कहे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, या कहे विषुवत रेखीय वर्षावन, भूमध्य रेखीय वर्षावन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। भूमध्य सागरीय वन कहेगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखीय वन अलग है, भूमध्य सागरीय वन अलग है। कंसेप्ट सारा मैंने क्लियर किया हुआ है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्र। सर्वाधिक पारिस्थितिकीय उत्पादकता होगी उष्णकटिबंधीय वर्षावन की, भूमध्य रेखीय वर्षावन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से एक पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत प्रवाल विरंजन का महत्वपूर्ण कारक है। समुद्र में प्रवाल पाए जाते हैं और ठीक ये वैसा ही काम करते हैं जैसे मैंग्रोव्स। जल के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रवालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। मछलियों के लिए ये जो है भोजन का काम करते हैं, और जो इनका ऊपरी हिस्सा निकला होता है समुद्र से बाहर, तो ये वायुमंडल के जो सहचर होते हैं, जो प्राणी होते हैं, उनके लिए भी निवास स्थल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे लक्षद्वीप के जो जितने भी द्वीप हैं वो सभी प्रवालीय द्वीप हैं। तो जल में तो जीवन दे ही रहे हैं, साथ ही साथ ऊपर भी जीवन दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रवाल समाप्ति के लिए महत्वपूर्ण कारण होंगे। प्रवाल विरंजन, प्रवाल जो खतरे में है इस समय पूरी दुनिया में, वो क्यों है? ऑप्शन है प्रवाल शैलों का खनन, वैश्विक उष्मन, सागरीय जल में अवसादों का जमाव, प्रवाल रोगों के कारण। तो सही जवाब हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है, पृथ्वी गर्म होती जाती है, जो हमारे माउंटेन्स हैं वो ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। ग्लेशियर्स पिघलने के कारण नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। जब नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है तो सागरों की जो जल सीमा है वो बढ़ जाती है। और हमें पता है कि जो प्रवाल द्वीप हैं ये 20 से 30 अक्षांश के बीच ही पाए जाते हैं। ठीक है, और इन पे भी संकट मंडरा जाता है क्योंकि पृथ्वी का ऊष्मन होता है, इसलिए जो है ये ख़त्म
हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र विशेष में जो जलीय जीवन है उस पर संकट आ जाता है। मत्स्य उत्पादन केंद्र जो है किसी राष्ट्र का, वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है अगर ये प्रवाल विरंजन हो जाए। यही कारण है कि आईएएस और यूपीपीसीएस में प्रवालों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के रूप में भी और सीधे सीधे भी। तो प्रवाल क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, पता होना चाहिए। किस फॉर्मेट में प्रश्न आपसे पूछेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कंसेप्ट अपना बिल्डअप करके चलिए। निम्न में से एक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ेगा? ऑप्शन ए वन उन्मूलन, ऑप्शन बी सामाजिक वानिकी, ऑप्शन सी कंटूर कृषि, ऑप्शन डी वन महोत्सव। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वन उन्मूलन। इसका जब इंग्लिश में आप देखेंगे तो लिखा होगा डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को लगाना एफॉरेस्टेशन कहलाता है, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो जो पेड़ों को काटना है उससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा, लेकिन वो शुद्ध हिंदी में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा वन उन्मूलन। तो वन उन्मूलन का मतलब क्या है? पेड़ों का काटना, जंगलों का सफाया करना, इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। बाकी सामाजिक वानिकी बिल्कुल सही है, पर्यावरण के लिए हितैषी है। कंटूर कृषि, इससे जो है मृदा का अपरदन रुकता है पहाड़ों की सतह पर। कंटूर कृषि कहाँ की जाती है? मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ों पर कंटूर में कृषि की जाती है। वन महोत्सव यानी कि एक महोत्सव के रूप में बड़े पैमाने पर वृक्षों को लगाना, तो ये भी फायदेमंद है पारिस्थितिक संतुलन के लिए। चलिए, कई बार आपको इंग्लिश में ऑप्शन जरूर देखने चाहिए जब आपको समझ में ना आए कि जैसे वन उन्मूलन शब्द थोड़ा कठिन शब्द दे दिया है एग्जाम में, तो आपको देख लेना चाहिए इसका इंग्लिश वर्जन क्या है, वहाँ पे लिखा हुआ डिफॉरेस्टेशन। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 3-4 सालों से बार बार पूछा जा रहा है, इकोटोन पर डायरेक्ट भी पूछा जाता है, स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जाता है। यहाँ मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिया है प्रश्न। पर्यावरण के संदर्भ में विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है? इकोटोन का संबंध केवल जलीय पारितंत्र से है। कथन बी, इकोटोन 2 या 3 पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संक्रमणीय क्षेत्र होता है। कथन 3, इकोटोन में जैव विविधता अपने चरम पर होती है। कथन 4, भारत का सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा इकोटोन में से एक है, या यूं कहें विश्व का सबसे बड़ा इकोटोन है। इकोटोन ये एक संक्रमणीय क्षेत्र होता है 2 या 2 से ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्रों के बीच में। इसकी जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और भारत का जो सुंदरवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोटोन है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट गलत है, वो है ऑप्शन ए। इकोटोन का जो संबंध है वो जल से, स्थल से और वायु से, तीनों से है। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, तीनों ही स्तरों पर जो जीव हैं, चाहे वो वायुचर हैं, वायु में चरने वाले प्राणी हो, भूमि पर रहने वाले प्राणी हो, या फिर जलीय जीवन, तीनों ही श्रेणी में जो है अपनी उत्पादकता बना के रखते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। इसलिए इकोटोन एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है पारिस्थितिक तंत्र का, और इस पर प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का एक संक्रमणीय क्षेत्र है इकोटोन, जहाँ पर जल, भूमि और वायु तीनों का मिलन होता है, और तीनों तरह के जीवनों का समावेश इकोटोन में देखने को मिलता है। भारत के बंगाल में जो सुंदरवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोटोन प्रस्तुत करता है। निम्न में से कहाँ सर्वाधिक कच्छ वनस्पति पाई जाती है? क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। कच्छ वनस्पति दे दे, ज्वारंदमुखी वनस्पति दे दे, मैंग्रोव्स दे दे, तीनों का मतलब एक है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ शब्दों के साथ खेलता है और आपको उन्हीं शब्दों को पकड़ना है। तो यहाँ पर मैंग्रोव्स की बात हो रही है, मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? अभी बताया मैंने, बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा कच्छ वनस्पति का क्षेत्र है, ठीक है। भारत में भी सबसे ज़्यादा कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बंगाल के
सुंदरवन में। ये एक डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र और गंगा की नदियों द्वारा बनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी यहीं बनाया जाता है। तो साफ सी बात है कि सबसे ज़्यादा इकोटोन क्षेत्र भी यहीं बनेगा। कच्छ वनस्पतियों का अच्छा सा विकास भी यहीं पर होगा। पर्यावरण पर जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एग्ज़ाम में जाने से पहले रिक्वेस्ट है आप सभी से, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पर्यावरण पे अभी और भी क्वेश्चंस मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, रिवीजन हम करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू यादव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है तैयारी जीत की। पार्ट 1 हमने देख लिया था और पार्ट 2 जो है मैं कंप्लीट कर रहा हूं। और जो नए व्यूअर हैं जो हैं यूपीएससी और पीसीएस के संदर्भ में कोई चैनल खोज रहे हैं तो उनकी तलाश ख़त्म हुई और वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम आपकी रियल हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ मिस्टेक हुई थी, 3 मिस्टेक कुल हुई थी, तो उन 3 मिस्टेक्स को भी मैं सुधार रहा हूँ इस वीडियो में। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 है, ये ध्यान रखिएगा। 1987 में हस्ताक्षर के लिए रखा गया था, 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हो गया ये। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। विश्व वन्य जीव कोष जो है 1962 और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। IUCN के सहायक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1987 1 जनवरी 1989। मैप कार्यक्रम जो कि यूनेस्को का जो है एक प्रोग्राम है, उस वो किस वर्ष आया? 1971 में। अगस्त मलई जो है 10वां जैवमंडल रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत संधि, भारत ने जो है इस पर हस्ताक्षर किया 18 अक्टूबर 1976 को। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। वर्ष 2000 जो है इससे संबंधित तिथि वर्ष है जो है, ध्यान रखिएगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता। नागोया प्रोटोकॉल, नागोया एक जगह का नाम है जापान में, वहाँ समझौता हुआ था, इसलिए इसको प्रोटोकॉल को नागोया प्रोटोकॉल कहा गया। वर्ष 2000 में हुआ था। जंगलों, कोरल रीफ, जैव विविधता की रक्षा के लिए जो है समझौता हुआ था इसके ऊपर। और ख़ास बात ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि आनुवांशिक संसाधनों व उससे होने वाले लाभ को समान भागीदारी पर वितरण की बात जो है नागोया प्रोटोकॉल में की गई थी। तो नागोया प्रोटोकॉल वर्ष 2000, ध्यान रखिएगा। जंगलों, कोरल रीफ, जैव विविधता की रक्षा के लिए नागोया प्रोटोकॉल था। इसके बाद दोस्तों 22 फरवरी 2017 हिंदू के न्यूज़पेपर में जो है मैंने चेक किया है, तो वर्ष 2017 में शुगर प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे हो गया है। लेकिन अगर पीसीएस में वर्ष 2014-15 करके अगर पूछ लिया जाए तो फिर वहाँ महाराष्ट्र जो है नंबर 1 है। तो ध्यान रखिएगा, पीसीएस में जो है डिपेंड करता है कि प्रश्न किस हिसाब से पूछेगा। तो फिलहाल जो है वर्तमान स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश वर्ष 2017 में शुगर प्रोडक्शन में और गन्ना उत्पादन दोनों ही क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। और पीसीएस में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आईची लक्ष्य जो है जैव विविधता से संबंधित है और आईची लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य हैं? 20 लक्ष्य हैं। जैव विविधता से संबंधित है आईची लक्ष्य, कुल 20 लक्ष्य रखे गए हैं। प्रवाल भित्तियाँ, समुद्र के वर्षावन इनको कहा जाता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में है। स्थानिक संरक्षण जिसको कि इन सिटू कंजर्वेशन इंग्लिश में जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल क्षेत्र जो हैं वो इन सिटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। इसमें वानस्पतिक उद्यान शामिल नहीं है। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन में यानी कि अन्यत्र संरक्षण में कौन कौन आते हैं? वास्य क्षेत्र से हटकर संरक्षण की बात जो है परिभाषा जो है इसकी दी जाती है। और इसमें वानस्पतिक उद्यान, कृत्रिम ग्रीन हाउस गैसेज, कृत्रिम उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, ये सब जो है एक्स सिटू कंजर्वेशंस में आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में कटौती से संबंधित है। वर्ष 1997, एग्जैक्ट डेट 11 दिसंबर 1997। 6 ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती की बात की गई थी। वो 6 गैसेस कौन सी हैं? CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जो नाइट्रोजन के गैस होते हैं NOx से कह देते हैं नाइट्रो ऑक्साइड्स गैसेस, सल्फर फ्लोरो SF6, सल्फर फ्लोरोहाइड्राइड्स, ये हेलोन्स है। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस, पर फ्लोरोकार्बन गैसेस। तो ये 6 गैसेस हैं जिन पर जो है ग्रीन हाउस गैसेस की कटौती की बात क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी।
अब जो है आगे हम चलते हैं। आज के वीडियो में हम जो है यूट्रोफिकेशन मैंग्रोव्स के इमेजेस भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है पारिस्थितिकी में रोल क्या है। और इस जो तरीका आज मैं समझाऊंगा उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पारिस्थितिकी पर्यावरण पे ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है मैं प्लेलिस्ट में लगा दूंगा, वो देख लीजिएगा आप। तो इकोटोन क्या है? इकोटोन एक संक्रमणीय क्षेत्र है पारिस्थितिकी तंत्र में, एक टिकाऊ जैव समूह। और मैंग्रोव दलदली क्षेत्र इकोटोन का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक ओपन सिस्टम है, कार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र की। जो पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ जो है बताना चाहूँगा। सुसंचरित कार्यात्मक इकाई है। संपूर्ण जैवमंडल जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है। ये एक स्थानिक घटक है। ऊर्जा का प्रवाह जो है पारिस्थितिकी तंत्र में वो एक दिशीय होता है, यानी कि एक दिशीय होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में कई तरह के प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक ओपन सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मैंग्रोव और दलदली क्षेत्र, इसका जो है मैं आपको जो है इमेज दिखाना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों ये देखिए, ये मैंग्रोव्स का एक इमेज है। ये सागर के अंदर की इमेज है। देखिए सागर के अंदर जो है, हम जानते हैं कि मैंग्रोव्स की जड़ें जो है, मैंग्रोव का जो पौधा होता है, जो ट्रीज होते हैं, वो सलाइन वाटर यानी कि हेलोफाइट्स होते हैं, एक तरह से लवणीय जो है उसके लिए एकदम उन्नत पौधे होते हैं। लवण को सहने की क्षमता अन्य पौधों की तुलना में सर्वाधिक उपयुक्त अवस्था में जो है ये जीवित रह सकते हैं। और इकोटोन का मैं एग्जांपल दे रहा था, तो इकोटोन में ये देखिए, ये मछलियां हैं, इनके बीच में कई तरह के जो है सहचारी जो है शैवाल जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है, जो कि आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं। और इसमें जो है जलीय जीवन के लिए एक जो है एनवायरनमेंट तैयार कर दिया है मैंग्रोव्स ने। ठीक है, तो मैं पानी के अंदर यानी कि सागर के अंदर भी जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र का जो है निर्माण कर दिया है। और पानी के ऊपर जो पक्षी जो हैं इसके ऊपर बैठते हैं, जो जीव जो हैं ऊपर जो है आके रहते हैं, बंदर भी हैं, बहुत से कपी जो हैं, इसके अलावा पक्षी जो इसके ऊपर जो फल लगते हैं, जो इसके बीज होते हैं, उसको खाते हैं। तो एक तरह से ये इकोटोन क्षेत्र का निर्माण करता है मैंग्रोव। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये मैंग्रोव्स का ही इमेज है। वो पानी के अंदर था, जड़ें हैं ये सब, और इसकी जो जड़ें हैं इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है जो लवण सहने की। और ये जो है ट्रीज़ के रूप में जो है ऊपर दिखाई देते हैं। और इनको जो है एक तरह से सागर में इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लवणीय जल को ये फिल्ट्रेशन करते हैं। ये अपने रोम छिद्र, जिनको कि इंग्लिश में स्टोमाटा भी कह देते हैं, वो उनको जो है बंद करने की क्षमता जो है इनकी बहुत ही अद्भुत होती है। यूपीएससी में मैंग्रोव्स के ऊपर बहुत से प्रश्न जो हैं पूछ लिए जाते हैं। और ये देखिए, एक तरह का इकोटोन जो है वो निर्माण कर रहे हैं। इसी को कहते हैं संक्रमणीय क्षेत्र, जहाँ पर दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण होता है। दो भिन्न भिन्न पारिस्थितिकियों के जीव जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। और ऐसी स्थितियां कहाँ निर्माण करता है? मैंग्रोव्स के द्वारा जो है दलदली क्षेत्रों में, आर्द्र भूमियों में जो है परिस्थितियां निर्मित की जाती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सागर है, सागर के अंदर के जीव और ऊपर के जीव यानी कि वायुमंडल के जीव भी जो है पक्षियों के लिए भी जो है निवास का काम करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ज्वारीय जो सुनामी आती है, जो सॉइल इरोजन है, उन सब को भी रोकने में जो है इसकी जड़ें जो हैं बहुत सहायक होती हैं। इसकी जड़ों का जो ये जाल है, ये एक तटरक्षक के कार्य करते हैं टाइडल एरियाज़ में, जहाँ पे अधिक पानी का उछाल, ज्वारीय उछाल जो आता है उस संदर्भ में। ठीक है, तो ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है, पानी को फिल्टर करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में जो शैवाल की जो होते हैं, जो हम अक्सर पढ़ते हैं, ब्लू एल्गाई, नील हरित शैवाल, हरे शैवाल, कई तरह की शैवालें होती हैं, वो इसकी जड़ों के अंतर्गत पाई जाती हैं, जिसके वजह से एक प्लैंकटॉन्स निर्माण हो जाता है, जिससे कि बहुत सारी मछलियों के जो छोटे मोटे जो मछलियाँ होती हैं, जो बहुत सारे जीव होते हैं सागर के अंदर के, उनके लिए एक आहार श्रृंखला का निर्माण हो जाता है मैंग्रोव्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो मैंग्रोव्स मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और इकोटोन संक्रमण क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास व धारणीय विकास और सतत पोषणीय विकास, दोस्तों तीनों का ही मतलब एक ही होता है। और सिंपल भाषा में ज़रा समझ लीजिए, सतत विकास, धारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि एक ऐसा विकास किया जाए जिसमें वनों को कम से कम क्षति पहुंचाते हुए मानव का स्वयं का विकास हो, उसको, उस विकास को सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। और
इससे संबंधित है जैव विविधता का संक्रमण, प्रदूषण का निरोध, निर्धनता निवारण। ये सभी जो है सतत विकास, धारणीय विकास, सतत पोषणीय विकास के भाग के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल भाषा में कहा जाए तो वनों का संरक्षण करते हुए अपना विकास करना जो है धारणीय विकास की श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अवनालिका क्षरण, मालवा का जो पठार है, चंबल की घाटी है, वो जो है अवनालिका क्षरण के लिए जो है ज़्यादातर प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है दोस्तों पीट मृदा, पीट मृदा जो है दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा होती है। इसके बाद पौडजल, पौडजल जो है शंकुधारी वनों की मृदा होती है। ये देखिए दोस्तों पौडजल मृदा का जो है उदाहरण जो है ये इस तरह की मृदा होती है पौडजल, ठीक है। और जो पीट मृदा होती है वो काफ़ी काली होती है और काफ़ी ह्यूमस होता है उसके अंदर, जो कि वनों के ग्रोथ के लिए बहुत जो है अच्छी मानी जाती है। और ये पौडजल मृदा का एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टेरा रोजा, टेरा रोजा दोस्तों कॉफ़ी बागानों के लिए जो है प्रसिद्ध जो मिट्टी है। चरनोजम, चरनोजम काली मृदा होती है और इसके अंतर्गत जो है अनाज की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है मिट्टी मानी जाती है चरनोजम। लेटेराइट मृदा, इसका रंग लाल हो जाता है। निक्षालन की प्रक्रिया से निर्मित मृदा को लेटेराइट मृदा जो है दोस्तों कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसमें बेसाल्ट प्लस एल्युमिनियम की चट्टानों से जो है अपघटित होकर के इसका निर्माण होता है और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है लेटेराइट मृदा में, तो ये ध्यान रखिएगा। और लाल मृदा में जो है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसका रंग लाल हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे जो है यूट्रोफिकेशन के बात कर लेते हैं। यूट्रोफिकेशन जिसको कि सुपोषण भी कहा जाता है, इसकी इमेज ज़रा देख लीजिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों ये यूट्रोफिकेशन है और यूट्रोफिकेशन को अगर समझना हो तो सिंपल भाषा में जो है यही कहेंगे कि यूट्रोफिकेशन जो है दोस्तों जब किसी जल के स्रोत में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है तो वहाँ पर प्लांट्स जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ जो है एक्सेसिव होने लगती है, यानी कि बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वृद्धि करने लगते हैं, जिससे कि परिणाम स्वरूप जो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसका स्थान जो है काई लेने लगती है। काई, शैवाल और अलगाई के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो हरा हरा है ये यूट्रोफिकेशन का ही जो है परिभाषित कर रहा है एक तरह से, ठीक है। तो ये शैवाल होते हैं, हरी शैवाल है ये पूरी तरह से। और इसके कारण क्या होता है, नुकसान ये है कि जिस क्षेत्र में ये जो है पूरी की पूरी आप देख रहे हैं कि ये हरी हो चुकी है, तो इसके अंदर का जो जीव होते हैं, मछली, मेंढक, जितने भी जलीय जीव हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है पूरी तरह से कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। और इसी को कहते हैं बीओडी, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो एकदम ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किससे संबंधित है? यूट्रोफिकेशन से संबंधित है। प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण क्या होता है? जब किसी जल में जैविक या अजैविक दोनों ही रूपों में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ पर जो है सुपोषण हो जाता है, यूट्रोफिकेशन हो जाता है, शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाती है और जीव मरने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यूट्रोफिकेशन मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं हम। पारिस्थितिकीय निकेत। दोस्तों पारिस्थितिकीय निकेत क्या है? एक ऐसा निवास जहां विभिन्न जातियां व उपजातियां निवास करती हैं, ठीक है। पारिस्थितिकीय निकेत क्या है? एक ऐसा निवास जहां विभिन्न जातियां व उपजातियां निवास करती हैं। अब पारिस्थितिकीय पदछाप, तो पारिस्थितिकीय पदछाप जो है दोस्तों क्या है? परीक्षा वाणी के हिसाब से मैं बता दूं, फिर मैं आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। तो परीक्षा वाणी में क्या लिखा गया है? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहा जाता है। अब जरा इसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में समझ लें तो इंसान को एक संतुलन जीवन जीने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जिस इकाई को ज़रूरत पड़ती है उसे मानवीय पदछाप की संज्ञा दी जाती है। ये मेरी खुद की परिभाषा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, कई दिशाओं से होते हुए एक दिशा में आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। एटीपी
जो है जलीय अपघटन क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। इसको एटीपी के नाम से जो है जाना जाता है। प्रत्येक पोषण तल पर 90% ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है। इसी को दूसरे तरीके से यूपीपीसीएस में प्रश्न कैसे बनता है कि प्रत्येक पोषण स्थल पर दूसरे स्तर पर ऊर्जा जो है कितनी पहुंचाई जाती है, तो 10% ऊर्जा पहुंचाई जाती है और 90% ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है, उपभोग कर ली जाती है पहले स्तर के द्वारा। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक पोषण स्थल पर 90% ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर होती है। अब जो है पिरामिड की बात कर लेते हैं हम। पारिस्थितिकीय पिरामिड वृक्ष का उल्टा होता है, तालाब का उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होगा, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद धान के पौधे के लिए जो है नील हरित शैवाल सर्वाधिक उपयुक्त शैवाल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गाई भी इसको कहा जाता है। और इसके संदर्भ में मैं एक इमेज दिखाना चाहूँगा आप सभी को। ये देखिए दोस्तों, धान में जो ब्लू ग्रीन अलगाई होता है वो यही है, इस तरह का कुछ होता है वो, जो धान के फसलों में जो है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए जो है यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि पौधे जो हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, और धान का जो फसल है वो अमोनिया के रूप में लेता है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। इसको इन इंडिया राइस फील्ड्स आल्सो अलगाई टिपिकली आर इनहेबिटेंट्स ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट सॉइल सरफेस एंड आल्सो फाउंड इन एसोसिएशन विथ फंगाई एज लिचेंस प्लांट्स। तो लिचेंस लाइकेन को कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह का कुछ होता है, ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल का जो है इमेज है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए धान का जो पौधा है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए नाइट्रेट के रूप में जो है नील हरित शैवाल पे डिपेंडेंट है। जो है अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि नील हरित शैवाल जो है किस फसल के लिए जो उपयुक्त माना जाता है, तो धान की फसल के लिए अमोनियम के रूप में जो है धान का फसल जो है नाइट्रोजन को लेता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, अमोनियम के रूप में। इसके अलावा आयोडीन और पोटाश के समुद्री महत्वपूर्ण शैवाल माने जाते हैं, ठीक है। तो समुद्र में पाया जाने वाला नील हरित शैवाल जो है वो आयोडीन और पोटाश के लिए जाने जाते हैं, तत्व के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, समुद्र में पाया जाने वाला जो नील हरित शैवाल है वो आयोडीन और पोटाश युक्त होता है, और ये खेतों में पाया जाने वाला नील हरित शैवाल है। तो ध्यान रखिएगा। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो है धान के खेत को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धान का खेत जो है मीथेन गैस का जो है सर्वोत्तम उदाहरण है कि मीथेन का गैस जो रिलीज होता है। इसके अलावा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण धान का खेत है। CH4 मीथेन गैस निकलती है, पशुओं के प्रजनन से भी जो है मीथेन गैस निकलती है, आर्द्र भूमियों से मीथेन गैस निकलती है, धान के खेतों से मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस बायोगैस में एक मुख्य घटक के रूप में होता है। इसके अलावा मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस भी है। तो ध्यान रखिएगा ये सब। सर्वाधिक उत्पादकता, तो सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, उसके बाद दलदली क्षेत्र की, फिर नदियों के जो क्षेत्र होते हैं उसमें, फिर अंत में जो है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, और महासागरों की सबसे कम। और सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीज़ें। सर्वाधिक उत्पादकता उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की, नेट पारिस्थितिकी जो उत्पादकता पूछ ले, सर्वाधिक उत्पादकता पूछ ले, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसका, ठीक है। एपीफाइट्स जिसको अधिपादप भी कहा जाता है, यांत्रिक अवलंबन शैवाल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हॉप स्पॉट, तो हॉप स्पॉट क्या है दोस्तों, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। हॉप स्पॉट दोस्तों वैसे समुद्री क्षेत्र होते हैं जो कि हमारे संकटापन सागर की पारिस्थितिकी को बचाने की आशा जगाते हैं, तो उसको जो है हॉप स्पॉट कह देते हैं। और ये जो है IUCN की मिशन ब्लू से संबंधित है। मिशन ब्लू किससे संबंधित है? तो मिशन ब्लू जो है वो हॉप स्पॉट से संबंधित है। भारत के हॉप स्पॉट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, ये दो हैं हॉप स्पॉट, ठीक है। IUCN 1948 में इसका मुख्यालय जो है स्थापना की गई। इसका मुख्यालय है मॉर्गस, स्विट्जरलैंड। रेड डाटा बुक जो है IUCN के द्वारा जारी की जाती है। रेड डाटा बुक में कौन सी प्रजातियों को रखा जाता है? संकटग्रस्त पादप और जीव प्रजातियों को, ठीक है। तो पादप और जीव प्रजाति संकटग्रस्त, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है रेड डाटा बुक में जो गुलाबी पृष्ठ हैं वो किसको इंगित करते हैं? संकटापन्न को, प्रजातियों को, यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों से जो है शो किया जाता है। प्रश्न बन सकता है
रेड डाटा बुक पे प्रश्न बन चुका है, तो पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN संगठन। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन जो है 20 फरवरी 2014 को जो है लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता 0 से 10 डिग्री अक्षांश उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है इक्वेटर, जिसको कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री भी कहते हैं सेल्सियस, सॉरी माफ़ कीजिएगा गलती से बोल दिया। तो सर्वाधिक जैव विविधता 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण दोनों में। ठीक है। 5 डिग्री को डोल्ड्रम की संज्ञा दी जाती है। आपको पता होगा डोल्ड्रम वो स्थिति है जहाँ पे जो है जलधाराएं एकदम, वायुमंडल एकदम शांत है, वहाँ पे कोई तूफान नहीं बनता है डोल्ड्रम में, और वो 0 से 5 उत्तर, 0 से 5 दक्षिण। ठीक है, दोनों अक्षांश पर डोल्ड्रम संज्ञा दी जाती है। लेकिन उष्णकटिबंधीय वर्षावन 0 से 10 डिग्री अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मैंने कुछ जो है विशेषताएं बताई हुई हैं। 200 सेमी वर्षा होती है, आर्द्रता सदैव उच्च होता है, पिग्मी जनजातियां पाई जाती हैं, जायरे, कॉन्गो आपको पता होगा। कीटों की भरमार होती है यहाँ पे, और सबसे अधिक जैव विविधता पौधों में, जीवों में, मतलब हर चीज़ में जो है डायनेमिक, जो जितना ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है वो यहीं पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। वनस्पति कठोर होती है, लंबी होती है। इस प्रकार की जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, यहाँ पर सूर्य की रोशनी लेने के लिए एक होड़ सी मची होती है, और यहाँ पर कई तरह के लेयर्स हम देख सकते हैं जो प्लांट ट्रीज होते हैं। यहाँ पे एक तरह की होड़ होती है, लताएं जो हैं वो भी कंपटीशन में होती हैं, और वो पेड़ों का सहारा लेते हुए टॉप पर पहुँचती हैं, और यहाँ पर जो है असंख्य जीवों की जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, और इसीलिए यहाँ पर नेट उत्पादकता, नेट पारिस्थितिकी उत्पादकता सर्वाधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की। ठीक है। यहाँ पर पीट मृदा पाई जाती है, ह्यूमस सर्वाधिक होता है, दोपहर 12 बजे तक खूब धूप और 4 बजे तक वर्षा डेली होती है। वार्षिक तापांतर सबसे कम जो है अगर होता है तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में ही होता है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। तापांतर सर्वाधिक यानी कि वही कि 12 बजे तक खूब धूप और फिर जो है शाम के तक बारिश, और ये मौसम जो है पूरे वर्ष तक समान रहता है। यहाँ पे सर्दी और मौसम जो है बदलते नहीं हैं, ये केवल भारत में ही मानसूनी प्रदेशों में बदलते हैं। यहाँ पे मौसम वर्ष भर एक जैसा रहता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक एल्बिडो हिम जो है सतहों से होता है, तो एल्बिडो के बारे में मैं बताना चाहूँगा। एल्बिडो दोस्तों क्या होता है कि जो सूर्य की विकिरण आती हैं, तो जो हिम जो होते हैं, हिमालय जो हैं, चट्टानें, चोटियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, तो वो सफ़ेद होती हैं पूरी तरह से। वो जो है उन विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, वापस जो है सौरमंडल में भेज देती हैं। लेकिन होता क्या है कि कालिख, धूल और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो जो कई माध्यमों से पृथ्वी के इंडस्ट्रियल एरिया से या फिर विभिन्न स्रोतों से जो रिलीज़ हो रही हैं, वो जो है जा कर के इनके ऊपर जम जाती हैं, जिससे कि इनका जो रंग है सफ़ेद जो है वो धूमिल होता है, वो काला हो जाता है, और वो उस विकिरण को अवशोषित करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दीर्घ अवरक्त किरणों को अवशोषित करना जो है ये विशेषता है ग्रीन हाउस गैसेस की, जिसके वजह से जो हिमालय की चोटियां हैं वो तेज़ी से पिघलती हैं और नदियों का स्तर बढ़ता है, और नदियों का स्तर बढ़ता है तो परिणाम स्वरूप सागर का स्तर बढ़ता है, जिससे कि द्वीपीय राष्ट्र के ऊपर डूबने की आशंका बन जाती है। ठीक है। तो एल्बिडो क्या है? एल्बिडो का संबंध जो है विकिरण से है, प्रकाश विकिरण से है, और इससे जो है तापमान में वृद्धि से एल्बिडो जो है बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीठे पानी का स्रोत हिमानिया है, ग्लेशियर है। टेट्राएथिलीन किससे संबंधित है? एंटीनॉक अपस्फोटिक से। एपिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, पी हेगड़े जो है इसके प्रणेता थे। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर। शांत घाटी डॉक्टर सलीम अली। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है? कच्छ गुजरात में। और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो NBPGR, ये इंपॉर्टेंट है PCS 2017 के लिए, ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली 1976 में स्थापित किया गया था, इसका जो मुख्यालय है। अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा छिद्र है, ओजोन का जो छिद्र हुआ है वो सबसे ऊपर जो है कहाँ होता है? अंटार्कटिका के ऊपर। और इसका जो कंसेप्ट है वो जब मैं UPSC का वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्यों अंटार्कटिका पे ही छेद जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है। ओजोन परत के लिए जिम्मेदार जो है गैसेस डिप्लेशन के लिए कौन सी गैसेस जिम्मेदार हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोन गैसेस।
ओजोन की इकाई है डॉप्सन। यूवी लाइट से बचाता है हमको ये। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। द्वितीय प्रदूषक है ओजोन। ग्रीन हाउस गैस है। पानी में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है ओजोन को, ठीक है, यूवी लाइट को, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूवी लाइट को पानी में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रियोन प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर हेलोन गैसेज यूज़ की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। हरियाली, तो हरियाली क्या है? जल संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, जल प्रबंधन से संबंधित है। वर्ष 2003 ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है हरियाली योजना। हरित जलवायु कोष, यूएन संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन COP16 मैक्सिको में इसका प्रावधान किया गया था। ग्रीन हाउस गैसेज, सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर 1824 में जो है इसका नाम प्रतिपादित किया गया। जलवाष्प जो है सबसे ज़्यादा योगदान करता है 36 से 72%, मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, और CO2 9 से 26%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल CO2 सबसे ज़्यादा 55%, लेकिन अगर इन ऑप्शन में आ जाए तो जलवाष्प, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैसेज हैं। मैंग्रोव पौधों की सर्वाधिक संग्रहण करने की क्षमता होती है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में इमेजेस में दिखाया था। तो मैंग्रोव ऐसे पौधे हैं एकमात्र जो सबसे ज़्यादा कार्बन को अपने में संग्रहित कर सकते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। धान का खेत, कोयले की खनन, आर्द्र भूमियाँ ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन के लिए जानी जाती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। आगे बढ़ते हैं। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग सौर ऊर्जा का होता है। फ्लाई ऐश, कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक होता है। ग्लोबल 500 पर्यावरण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हॉट स्पॉट अपने यहाँ 2 ही हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि 4 हैं, 4 नहीं 2 हैं, भारत के केवल 2 हैं। एक तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जो 4 हैं वो किस तरह से हो रहे हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत और सुंडालैंड। तो सुंडालैंड और म्यांमार भारत जो है ये भारत के नहीं माने जाएंगे, इनमें जो है दूसरे देशों की भी भागीदारी है। तो भारत में हॉटस्पॉट केवल 2 ही हैं, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ठीक है। जैव विविधता प्रखर स्थल के रूप से जाना जाता है इसको। ब्लैक फुट आर्सेनिक की अधिकता से होता है। मिनीमाटा पारा की अधिकता से होता है। इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है लार में बबल बनना शुरू हो जाते हैं बच्चों के, नाइट्रेट युक्त जल की अधिकता से होता है। सिलिकोसिस, ये सिलिका के क्षेत्र में जो कि मिट्टी का जो कार्य करते हैं, गारा मिट्टी का काम, उससे संबंधित होने वाला जो रोग है वो सिलिकोसिस के रूप से जाना जाता है। इसके अलावा सिम्पसन चक्रवात मापने का एक यंत्र, चक्रवात की गति। सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है, भूकंप की तीव्रता। लीड मस्तिष्क जो है मस्तिष्क जो है उस रोग जो होता है मस्तिष्क से संबंधित, वो लीड से होता है। कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है लीड, सीसा, ठीक है। इसके बाद है समुद्र, तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। गोल्डन राइस विटामिन ए के लिए जाना जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। एथलीट फुट फफूंद के कारण होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव गैस में मीथेन और CO2 जो है मुख्य घटक के रूप में होते हैं। जैविक प्रदूषक और अजैविक प्रदूषक, तो जैविक प्रदूषक जो है वो आर्सेनिक हुआ, आर्सेनिक, कैडमियम, ये अजैविक प्रदूषक हैं। और जैविक प्रदूषक तो आप समझ ही सकते हैं जो जीवित होते हैं। सरगासों के ऊपर कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो घास का सागर है उसको सरगासो कहा जाता है। और इसमें जो है क्या है, उत्तरी भूमध्य रेखा धारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, ये तीनों ही धाराओं के बीच में एक घास वनस्पति का सागर है, उसको सरगासो सागर के नाम से जाना जाता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, वर्षा जो है उसमें NO2 SO2 और वर्षा की उपस्थिति में जो है अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। इससे जो है इमारतें जो है प्रभावित होती हैं और ये एक एसिड रेन के रूप में बन जाता है, तो जो कि इंसानों के लिए भी खतरनाक है। तो अम्लीय वर्षा कब बनता है? नाइट्रो ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेनी वाटर, ठीक है। लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है वायु प्रदूषक का, वायु प्रदूषक में भी वो सर्वोत्तम सूचक है SO2 के। जैविक ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं लाइकेन, इसके ऊपर UPSC में प्रश्न आ चुका है, PCS में अभी तक नहीं पूछा। तो लाइकेन से जैविक ऊर्जा भी जो है देखी जा रही है और आने वाले समय में UPSC में और प्रश्न बनेंगे इस पे। भूमिगत जल में अजैविक प्रदूषक कौन से? आर्सेनिक, फ्लोराइड। और जलकुंभी ऐसे पौधे होते हैं जो इनको भी जो है छोटे छोटे घटक के रूप में तोड़ देते हैं। तो यानी कि जलकुंभी के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से
पौधे हैं या जो आर्सेनिक और फ्लोराइड को भी घटित कर सकते हैं, तो जलकुंभी हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई क्या है? रोंटजन। और केरल सर्वाधिक प्रदूषित है रेडियोधर्मी प्रदूषण से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और रेडियोधर्मी प्रदूषित व्यक्ति को क्या दिया जाता है इलाज के लिए? पोटेशियम और आयोडेट की मेडिसिन। स्टॉकहोम समझौता 5 जून 1972, साइट्स 1973, वियना 1985 ओजोन परत से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत से संबंधित है। 1 जनवरी 1989 को प्रभावी पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो 1992 ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। पंपास देख लीजिए दोस्तों, पंपास जो है दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास है होते हैं। सवाना जो है उत्तरी मध्य अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल होते हैं। पेडंग जो है दक्षिण पूर्व एशिया उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। पटाना जो है उष्ण कटिबंधीय घास स्थल श्रीलंका। लानोज उष्ण कटिबंधीय वेनेजुएला में जो है स्थित है और इसको गुयाना उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो लानोज को क्या जो है, लानोज जो है घास स्थल कहाँ है? वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय। कैंपोस ब्राजीलियन उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। पेम्पास और स्टेपीज, पेम्पास जो है दक्षिण अमेरिका, प्रेरीज जो है उत्तरी अमेरिका, स्टेपीज रशिया, ठीक है। तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि है कौन सी? पंपास और स्टेपीज। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स घास स्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। पार्कलैंड घास स्थल अफ्रीका। कैंटबरी न्यूजीलैंड। ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनसे 1-2 प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे। स्थानांतरित कृषि की बात कर लेते हैं। काला सोना जो है पेट्रोलियम को जो है नाम दिया गया है, सफ़ेद सोना जल विद्युत को। स्थानांतरित कृषि और उसका नाम देश, इसके बारे में। लद्दाख स्थानांतरित कृषि को मलेशिया में जो है किस नाम, स्थानांतरित कृषि को मलेशिया में किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख के नाम से। स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में चेन्ना, थाईलैंड में तमराई, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंगिया, जायरे और कोंगो में मजोरे, मालागासी में टावी, इंडोनेशिया में ह्यूमा, ब्राज़ील में रोका। तो दोस्तों ये सब जो है स्थानांतरित कृषि के विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से जो पुकारे जाते हैं, ये वो नाम है। और ये बन सकता है प्रश्न कि लद्दाख मलेशिया, चेन्ना श्रीलंका, तमराई थाईलैंड, रे वियतनाम, तुंगिया म्यांमार, मजोरे जायरे, टावी मालागासी, ह्यूमा इंडोनेशिया, रोका ब्राज़ील। तो ये नाम में से एक प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। मैरीकल्चर समुद्री जीवों के उत्पाद से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से। विटिकल्चर खट्टे फलों से, अंगूर और खट्टे फलों के जो है उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। ओल्ड्रिकल्चर सब्जी उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि से। एपीकल्चर मधुमक्खियों। एरोपोनिक्स मृदा विहीन पौधों को यानी कि हवा में पौधों को उगाना भी इसको बोला जा सकता है। अम्लीय मृदा में सुधार हेतु बिना बुझा चूना पत्थर या कैल्सिक चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु बुझा चूना पत्थर को जो है मृदा में मिलाया जाता है। क्षारीय व लवणीय मृदा में जिप्सम और पाइराइट मिलाया जाता है कृषि योग्य बनाने हेतु। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल और मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पौधे के हरे रंग के लिए क्लोरोफिल जिम्मेदार है और क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम तत्व जिम्मेदार है, ठीक है। तो बायोगैस संयंत्र में अवायु जीवीय दशा जो है पाई जाती है परिस्थितियाँ। 50 से 60% मीथेन, 30 से 40% CO2, हाइड्रोजन 6 से 10%, नाइट्रोजन 2%। दलहनी फसलें नाइट्रोजन से मृदा को नाइट्रेट से पूर्ण कर देती हैं, क्योंकि इन दलहनी फसलों के जड़ों में जो है ऐसे सहजीवी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में युक्त कर देते हैं। पौधे केशिका जल के माध्यम से जो है अपने पौधे को संचरित करते हैं पूरी बॉडी को, तो केशिका प्रक्रिया के माध्यम से जल लेते हैं ज़मीन से, ठीक है। भारत में मिश्रित कृषि है और अर्थव्यवस्था भी मिश्रित है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में जो है दलहने, चावल और गेहूँ, मोटा अनाज शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कपास के रेशे जो है तने से प्राप्त होते हैं। वृक्षों में एक्जिमा रोग तांबा की कमी से होता है। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल के संबंधित है। सिरका व अचार एसिटिक एसिड CH3COOH इसका जो है सूत्र होता है। सोडा वाटर और कोका कोला में कार्बोनिक एसिड। शीतल पेय में भी कार्बोनिक एसिड। सेब मैलिक अम्ल,
ठीक है, अब ज़रा कुछ ये देख लेते हैं। आंवला टैनिन इलोजिक गैलिक से संबंधित है। पपीते का पीला रंग जो है किसके कारण होता है? कैरिकाक्सान्थिन पिगमेंट। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन। खीरे का जो है कड़वापन कुकरबिटेसिन। लहसुन एलाइसिन अमीनो अम्ल। हल्दी कुरकुमिन। प्याज का रंग एंथोसाइनिन। गाजर और सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन। टमाटर लाइकोपिन। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा? जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने पूरा कवर कर दिया है। इन्हीं में से प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे, और अगला वीडियो जो है हमारा पॉलिटी पे होगा। संपूर्ण पॉलिटी एक वीडियो में हम तैयार कर देंगे, और जो है स्टे ट्यून रहिए। धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद।